नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। जब भी नए वेतन आयोग की बात आती है, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत और बड़ी और अच्छी सैलरी और पेंशन में जो बढ़ोतरी है उसकी उम्मीद रहती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वो पिछली बार से काफी अलग और ज्यादा सख्त दिखाई दे रहे हैं। अब पिछले वेतन आयोग में क्या क्या चीजें शामिल थी जो इस वेतन आयोग में नहीं देखने को मिल रही, इसको करेंगे डिकोड। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। सोने के दाम भले ही आसमान छू रहे हों, लेकिन गोल्ड लोन लेना अब उतना आसान नहीं रहेगा। जिस गोल्ड पर कल तक बैंक और एनबीएफसी बेहिचक लोन दे रहे थे, उसी पर अब ब्रेक लगने वाला है। क्या है बड़ी वजह, इसकी करेंगे पड़ताल। इसके अलावा चर्चा करेंगे बजट की। असल में देश की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी, टैक्स से उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं आ रहा और सब्सिडी का बोझ भी बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार 2025-26 में अपने बजट और घाटे को काबू में रख पाएगी। प्रवीण सर से पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। और अंतिम में चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग की। सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की जो निगाह है इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी है। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या इस बार सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होगी या अभी नहीं। लेकिन जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR सामने आए, उम्मीद से ज्यादा सवाल और चिंता बढ़ती जा रही है। नई चिंता क्या है, इसको भी करेंगे डिकोड। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। अगर आप भी अपनी तत्काल की जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी जो इमरजेंसी में अगर जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए घर में रखे सोने के गहनों पर लोन लेने की योजना बना रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको थोड़ा निराश कर सकती है। अब तक गोल्ड लोन को कैश का सबसे आसान जरिया माना जाता था। मन किया तो उसको गिरवी रख दिया और पैसा ले लिया। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन देने के नियमों में सख्ती कर दी है, जिसका सीधा असर लोन अमाउंट पर भी पड़ने वाला है। प्रवीण सर, आखिर क्यों बदला बैंकों का रुख और ये पूरा मामला है क्या? नहीं, देखिए, गोल्ड को लेके रिजर्व बैंक ने बड़ा एक सतर्क रुख अपनाया है और बैंकों, एनबीएफसी इनको एक हाल में ही चेतावनी जारी की। जी, चेतावनी इसलिए जारी की क्योंकि गोल्ड की कीमतों में लगातार एक वोलेटाइल प्राइसेस में वोलेटिलिटी लगातार देखी जा रही, कीमतों में शार्प उतार चढ़ाव आ रहा है। जी, उतार चढ़ाव की एक तो वजह ग्लोबल प्राइसेस में जो भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोने के प्राइसेस या सिल्वर के प्राइसेस पिछले कुछ वक्त में चढ़े हैं, वो सब हम डिस्कस करते भी और डिस्कस करेंगे भी आगे। लेकिन एक बड़ा फैक्टर गोल्ड की प्राइस में भारत में वॉलेटिलिटी का रीज़न है, वो है रुपए की कीमतों में डेप्रिसिएशन होना। उसके बाद फिर लगातार पिछले कई दिनों में एकदम एप्रिसिएशन भी किया गया, आरबीआई ने इंटरवेंशन किया। तो रुपए का डेप्रिशिएट होना सोने की कीमतों में वॉलेटिलिटी का एक बड़ा फैक्टर बन रहा, और इस वजह से आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को ये एक चेतावनी दी कि आप जिस हिसाब से, जिस तौर तरीके से लोन बांट रहे हैं, ज्वेलरी पे लोन दे रहे हैं, गोल्ड पे लोन दे रहे हैं, उसमें अपना हिसाब किताब को दुरुस्त कीजिए। तो ये एक चेतावनी जब बैंकों और एनबीएफसी को मिली, तो अब उन्होंने जो लोन कस्टमर्स को दे रहे थे, पहले जहां 70-72% लोन मिल जाता था, आपका जो गोल्ड दिया है मान लीजिए जी, अब उसको 60-65% पे कर दिया विशाल जी। एलटीवी की बात आप कर रहे हैं ना, लोन टू वैल्यू की बात है सर। आपने ठीक कहा सर कि जरूरत से ज्यादा आक्रामक होकर लोन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा आरबीआई कहते हुए नजर आ रहे हैं और आपने डेटा भी बता दिया। लेकिन सर, आरबीआई को सबसे ज्यादा डर किस बात का है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। एक तो गोल्ड जिस तरह से अप्रिशिएट हुआ है, और आज की अगर ताजा अपडेट कहें सर तो आज भी ऑल टाइम हाई के आसपास है सोना। मैं डेटा पढ़ देता हूं सर। IBJA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोना ये 1805 रुपए बढ़कर 1,33,584 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी का भी हाल सर वैसा ही है। 1 किलो चांदी की भी कीमत 7,483 रुपए बढ़कर 2,07,550 रुपए पर पहुंच गई है। और एक और डेटा है, मैंने निकाला है सर माइनिंग करके। इस साल अगर बात की जाए सर तो सोना 57,422 रुपए बढ़ चुका है। अगर इसको परसेंटेज वाइज देखें प्रवीण सर तो 73% का एप्रिशिएशन है। और चांदी का भाव अगर देखें सर तो इसी दौरान 1,21,533 रुपए बढ़ा। अगर इसको भी अगर हम लोग कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो 132% का रिटर्न। क्या यही दो बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से आरबीआई भी सतर्क है? ना, बिल्कुल ये फैक्टर है, और उसके साथ कंबाइंड में फैक्टर आ रहे हैं, ग्लोबल फैक्टर आ रहे हैं, जिसमें ट्रेड को लेके अनसर्टेनिटी ग्लोबल एटमॉस्फेयर में बनी हुई है। बाकी की जो अनिश्चितताएं हैं वो हैं, उसके साथ
कंबाइंड आप कर लीजिए रुपए की वॉलेटिलिटी को, तो ये सब आरबीआई को परेशान कर रहा है। अब आरबीआई का एक डर इस चीज़ को लेके है कि अगर अचानक गोल्ड की कीमतों में 10-15% की गिरावट अगर आती है जी, तो फिर क्या होगा। एग्जैक्टली सर, आपने सही कहा कि अगर महंगा हो रहा है कमोडिटीज़ तो उसी हिसाब से लोग जो है ज़्यादा महंगा जो है उसी को गिरवी रखकर लोन ले पाएंगे, और 10-15% की अगर गिरावट आएगी तो उस लोन का जो वैल्यूएशन को लेकर जो सवाल उठ रहा है, या वो फंस सकता है, एनपीए हो सकता है, इस बात की चिंता होते हुए दिख रही है कि डिफॉल्ट होने का जो खतरा है वो ज़्यादा हो सकता है। अब गोल्ड लोन जो है इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे भी जो है कारण को समझ लेते हैं सर। कहा जा रहा है कि गोल्ड लोन अभी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो है रिटेल लोन है। मार्च 2025 के बाद इसमें जो है करीब 100% सालाना की जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और कुछ आंकड़े हैं सर, वो भी कुछ चौंकाने वाले हैं। अगर अप्रैल 2024 में देखें तो ये 1.01 लाख करोड़ था, और अक्टूबर 2025 में बढ़कर 3.37 लाख करोड़ हो गया सिर्फ, यानी 18 महीने में रिकॉर्ड उछाल भी देखने को मिल रहा है सर। तो अब जो सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी वो है सर कि क्यों लोग इतना गोल्ड लोन ले रहे हैं सर, और ये जो डेटा बता रहा है इसको आप कैसे नहीं, बिल्कुल देखेंगे? ये आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन के स्टैटिस्टिक्स थे जो आपने बताया कि तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के गोल्ड के आउटस्टैंडिंग है। लोग ज्वेलरी या सिक्के या बार बिस्किट जो भी हैं उनको बैंकों के पास गिरवी रख के उसके बदले में लोन ले रहे हैं। देखिए इसके 2-3 वजह हैं। एक तो आपके पास गोल्ड है, आपने मान लीजिए 10 साल 8 साल पहले ख़रीदा, उसके हिसाब से आपको उस पर ज़्यादा बेहतर पैसा मिल रहा है। लोग अपनी ज़रूरत के लिए भी ख़रीद रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये फंडिंग का सबसे आसान तरीका है जहाँ पे कि आपको एक ऊंची वैल्यू आपको आपके एसेट पे मिल जाती है, कोलेटरल के तौर पे आप गोल्ड को गिरवी रख देते हैं। तो वो उछाल बाकी के चाहे पर्सनल लोन हो या दूसरे लोन्स हैं उसके मुकाबले गोल्ड लोन में यही जो डेटा है आप बता रहे हैं कि अप्रैल 2024 में जो 1,01,000 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग गोल्ड लोन पोर्टफोलियो था बैंकों और एनबीएफसीज का, अब वो बढ़ के 3 लाख करोड़ के ऊपर चला गया, 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। तो ये बताता है कि किस तरह का रुझान लोगों में दिखाई दे रहा है। और यहाँ से भी आरबीआई की फिक्र पैदा होती है, जहाँ उसको ये लग रहा है कि अगर 15% 10% प्राइस डाउन हुए तो आप अगर 75% के आसपास अगर आप एलटीवी के तौर पे लोन दे रहे हैं और अगर प्राइसेस कम आए तो आपने जितना एलटीवी दिया है उसके आसपास आपके लोन की वैल्यू आ गई। ओके। तो अब ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए आपको लोन रिपे नहीं किया, गोल्ड दिया, उसके बाद उसको लग रहा है कि जितना लोन मुझे मिला है उतने का ही गोल्ड की आज वैल्यू रह गई है, तो लोग फिर मना कर देंगे बैंकों से या एनबीएफसी से कि अब हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे। बैंक उस सोने का क्या करेंगे, और मान लीजिए उसके और नीचे अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं तो वहां से बैंकों को डिफॉल्ट होना शुरू हो जाएगा। एक और चिंता की बात है सर, जो लोग लोन ले रहे हैं उनके प्रोफाइल को भी हमने जब डिकोड करने की कोशिश की तो पाया कि 31 से 40 साल के जो उम्र के जो लोग हैं वो 40 से 45% का गोल्ड लोन ले रहे हैं, और 21 से 30 साल वालों की जो हिस्सेदारी फाइनेंशियल 21 के बाद जो है दोगुनी होती हुई नजर आ रही है। और औसत जो लोन लिया जा रहा है सर उसका भी डेटा है, 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का लोग जो है वो लोन लेते हुए दिख रहे हैं। तो नया अब सबसे बड़ी जो चिंता की बात ये है जो इस रिपोर्ट में कही जा रही है कि मान लीजिए ये पैसा आप उठा भी रहे हैं तो ये पैसा क्या कोई नया बिजनेस या एसेट बनाने में नहीं यूज़ हो रहा है, बल्कि ये पूरा का पूरा पैसा कंजम्पशन में जा रहा है। यानी महंगा मोबाइल लेना है, ले लिए, बिल्कुल, कार लेनी है किसी को, जी गोल्ड दिया, डाउन पेमेंट के लिए 1-1.5 लाख 2 लाख आ गया, कुछ पैसा अपने पास से लगाया और उठा के, तो ये जाहिर तौर पर ये कंजम्पशन के लिए लिया जाने वाला लोन है। चाहे वाइट गुड्स खरीदें, चाहे आप जो बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, गैजेट्स हों, या बाइक या कार खरीदने के लिए हो, लेकिन वहाँ पे फिर वो लीकेज का, डिफ़ॉल्ट का जो खतरा पैदा होता है, चाहे वो गोल्ड लोन हो या क्रेडिट कार्ड्स हो, जब भी आउटस्टैंडिंग बढ़ती है तो आरबीआई के माथे पे शिकन आती ही आती है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि पुराने अनुभवों से भी जो आरबीआई को जो सीख मिली है सर, वो भी देखा जाता है कि माइक्रो फाइनेंस और पर्सनल लोन वाले जो सेक्टर में देखा गया कि वहाँ चिंता थोड़ा बढ़ती हुई नजर आई थी। एमएफआईज़ की भी लगातार हम लोग स्टोरीज करते रहते हैं, रीपेमेंट में जो है दिक्कतें आती हैं, लोग जो है लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसको चुका नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से क्या गोल्ड लोन को लेकर जो है इतनी सतर्कता जो है बढ़ती जा रही है आरबीआई के द्वारा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब इसी साल अगर सोना 70% के आसपास अगर गोल्ड के प्राइसेस चढ़े हैं तो लोगों के लिए एक सामान्य जो मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि अगर आपका असेट 1 साल में डबल हो गया, 1.5 साल में डबल हो गया, तो उससे आप
कर्ज लेकर उसके का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत एक सामान्य सी सिचुएशन है जहां लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कीमतें क्रैश होती हैं, गिरती हैं, तो फिर वो जो भगदड़ मचना शुरू होती है वो फिर आपको दिखाई देगी और फिर वो अक्रॉस द एसेट क्लास होती। चाहे हम शेयर मार्केट को देख लें, एक बार अगर गिरावट की स्प्री चालू होती, चाहे आप कोविड का टाइम देख लीजिए या 2008 की मंदी को देख लीजिए, जब एक क्रैश के सिनेरियो बनते हैं तो उसके बाद भगदड़ जो सबसे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनमें सबसे पहले दिखाई देती है। जी। अब सर गोल्ड की बात हो रही है सर, तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 3 लाख के पार जाता हुआ दिख सकता है गोल्ड। ये कौन सी रिपोर्ट है सर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए सोना और जो शेयर बाजार है सर, आम निवेशक जो है इनको जो है अक्सर एक दूसरे का जो है उल्टा समझते हैं। कोरिलेशन जो रहता है हमेशा उल्टा रहता है। कहा जाता है कि अगर मार्केट चल रहा है तो गोल्ड डाउन होगा, या गोल्ड चल रहा है तो मार्केट डाउन होगा। लेकिन एक रिपोर्ट आई है, मशहूर मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट हैं एड यार्डेनी, इन्होंने कहा है कि S&P 500 जो इंडेक्स है, जो अमेरिका का सबसे जो है प्रमुख इंडिकेटर माना जाता है सर, वो और गोल्ड दोनों जो है $10,000 के आसपास जाते हुए दिखेंगे। ये कौन सी रिपोर्ट है सर, और ये बड़ा चौंकाने वाला होता है क्योंकि देखिए मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ सवाल होता है सर कि गोल्ड कहाँ जाकर रुकेगा, क्या गिरावट आएगी या नहीं आएगी, तो इस खबर को कैसे देखा जाए सर? नहीं, उन्होंने गोल्ड के यहाँ से डबल होने की बात कही है। S&P को लेके उन्होंने एक अनुमान दिया है कि उसमें भी तेज़ी की बात है। गोल्ड अभी जो $4383 के आसपास चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, आज भी तेज़ी अच्छी रही है। इसको वो ये कह रहे हैं कि अगले कुछ टाइम में ये पहुंच के $10,000 को पार कर सकता है गोल्ड को लेके। तो ये अब से इस अगर 4500 अगर आप डॉलर को भी मान लें, $4500 का भी अगर अभी के रेट को अगर आप देख लें, जो कि अभी है नहीं, 4383 के आसपास है या 4400 का रेट है, उससे अगर $10,000 को अगर आप देखेंगे तो ये डबल से भी ज़्यादा गोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये बताता है कि ग्लोबल लेवल पर गोल्ड की सप्लाई और गोल्ड की डिमांड का जो मिसमैच है वो दरअसल बढ़ने वाला है। डिमांड बहुत हाई रहने वाली है जो कि गोल्ड की कीमतों को $10,000 पे पहुंचा सकती है। और अगर इसको ट्रांसलेट आप करेंगे रुपए के हिसाब से तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सोना कहाँ पहुंचने वाला है। क्या यही हाल सर? और हम पिछले साल इस बात को लेके उहापोह में थे या बार बार सवाल कर रहे थे कि कब गोल्ड 1 लाख रुपए को पार करेगा, लखटकिया कब बनेगा, लखटकिया कब बनेगा, इसको लेके बार बार खबरें कर रहे थे, जानकार बता रहे थे। और अब आप समझिए 1,32,00,000 से 1,33,000 रुपए के आसपास गोल्ड 1 साल के भीतर पहुंच गया है। तो 1.5 लाख तो हो ही गए। तो ये एक बड़ा जो सबसे बड़ा उलटफेर अगर किसी असेट क्लास ने किया है तो वो कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर ने किया है। सिल्वर का भी बात अगर कर ले सर, $67 के आसपास है। और रॉबर्ट कियोसाकी साहब जो है, बिल्कुल, रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने भी सिल्वर को लेके जो भविष्यवाणी की है वो भी बेहद चौंकाने वाली विशाल भविष्यवाणी। कुछ ऐड कर दीजिए सर। वो कह रहे हैं बिल्कुल कि 1 साल के भीतर सिल्वर जो है वो $200 के पार पहुंच जाएगा पर ऑunce पे। अभी जो है 69 डॉलर के आसपास है और 2024 में $20 के आसपास सिल्वर थी। $20 से $70 पे पहुंच गई सिल्वर 1 साल में, 20 मतलब 3 गुने से भी ऊपर। और अब वो कह रहे हैं कि 2024 से 2026 में 10 गुना बढ़ जाएगा दाम, $20 से $200। तो अब आप लगाइए कि सिल्वर का जो, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग अमेरिका में US फेड जिस तरह का फैसला ले रहा है, जिस तरह का रेट कट का फैसला लिया है, उससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्वांटिटेटिव ईजिंग का माहौल तैयार होने वाला है। इसका मतलब, और वो ये बार बार बात कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब बड़े पैमाने पर करेंसी छापने की ओर बढ़ रहा है। नकली नोट उसको वो कहते हैं, नकली करेंसी, नकली जाली नोट जो वो तो ये भी आरोप लगाते रहते हैं कि अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए वो लगातार वो नोट छाप नहीं, तो बात वो सही है उसमें भी कोई, क्योंकि अमेरिका के अगर आप कर्ज को देख लीजिए 38 ट्रिलियन इकोनॉमी $30 ट्रिलियन के आसपास, तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो वो कर्ज है क्या, वो कर्ज बॉन्ड के तौर पे अमेरिका का है, डॉलर के तौर पे है, प्रिंट कर रहा है डॉलर और दुनिया भर को वो बांट रहा है। एनीवेज, तो वो जो बात ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका जिस तरह से करेंसी छापेगा उसका असर फिर पूरे मार्केट्स पे दिखाई देगा, जहां मार्केट्स और बाकी जो ये असेट्स हैं ये कोलैप्स करेंगे और अंत में कौन बचेंगे? अंत में गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो बचेगा। तो अगर मैंने भी, उन्होंने कहा है कि मैंने भी खरीदा है सिल्वर
और आप भी मौका मत चूकिए, सिल्वर खरीद लीजिए, यही आपको आगे चलकर बचाने वाले गोल्ड, सिल्वर और क्रिप्टो। जी, तो ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी या बहुत बड़ा एक खतरा बाकी के एसेट क्लास को लेके है, चाहे आपकी स्टॉक मार्केट हो या बॉन्ड्स। और लेकिन सर एक चिंता की बात मैंने देखा, पर्सनली देखा कि जो सिल्वर की जब बात हुई, एप्रिसिएशन भी देखा हमने, तो सप्लाई साइड पे लेकर जो है सप्लाई शॉर्टेज को लेकर भी हम लोगों ने बातें देखी। एक्चुअल प्राइस वर्सेस जो एनएवी की जो प्राइस थी उसमें हम लोगों ने बहुत अंतर देखा। तो क्या वो भी चिंता अभी भी जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी या नहीं? सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरह से बन रही है और इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ अब इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड आ रही है, सपोज कीजिए कि सिल्वर के जो ETF हैं वहाँ इनफ्लो लगातार रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, गोल्ड ETF में भी बढ़ रहे हैं लेकिन सिल्वर ETF में भी बढ़ रहे हैं। अब जब सिल्वर ETF में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने इसको अंडरलाइंग एसेट के तौर पे जो भी ETF में आप पैसा लगा रहे हैं उसको सिल्वर खरीदनी पड़ेगी। ओके। और इस तरह से मार्केट में इंडस्ट्रियल डिमांड तो थी ही, चाहे बैटरीज हो, चाहे आपकी सेमीकंडक्टर हो या डिवाइसेस हो, हर जगह सिल्वर की डिमांड है। और उसके साथ जब इन्वेस्टमेंट डिमांड इतनी हाई होने लगी तो प्राइसेस का चढ़ना एक बड़ा जो मैं कहूँगा कि फैक्टर या तर्क माना जा सकता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं का दबाव और बीच में टैक्स कमाई की चिंता। 2025-26 का जो बजट है सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ रही है, लेकिन फिर भी सरकार ने साफ कहा कि वो 4.4% के जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी जिसको आप राजकोषीय घाटे के नाम से जानते हैं, उसके लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगी। सवाल यही है कि बढ़ते खर्च और घटती कमाई के इस दौर में सरकार बैलेंस जो है कैसे साधेगी, क्या वाकई जो है घाटा जो है काबू में रह पाएगा या नहीं, ये हम आपसे समझना चाहेंगे सर। लेकिन अगर किसी भी व्यूअर को अगर ये लग रहा है कि जीडीपी का तो आंकड़ा 8.2% के आसपास है, तो ये विशाल जी ने कैसा ओपनिंग कमेंट्री कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए डबल डिजिट का आंकड़ा पेश किया था, 10.1% की जीडीपी ग्रोथ की बात कही थी। लेकिन अब अनुमान कहा जा रहा है प्रवीण सर कि 8 से 8.5% के आसपास ही जो है गाड़ी थमती हुई दिखेगी। क्या मैं सही हूँ? ओवर टू यू। नहीं, जो 10% का 10.1% का जो ग्रोथ की बात कही है, दरअसल वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात कही है, जो एब्सोल्यूट नंबर में होता है और जिसमें करंट प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स की जो उसको निकाला जाता है, ग्रोथ को निकाला जाता है और उसके साथ उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाता है। तो सरकार ने जो एक अनुमान, और ये हाल के भी जब ग्रोथ के नंबर आए थे जीडीपी के और पहली तिमाही के भी जब नंबर आए थे जहाँ 7.8% ग्रोथ रही, वहाँ पे भी इस बात का जिक्र किया गया था कि देखिए ग्रोथ के आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं जी, उम्मीदों के परे जा रहे हैं, दूसरी तिमाही में भी आए, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वहाँ पे आपको ग्रोथ जो है वो उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। और अब वही बात आ रही है कि FY26 में सरकार का प्रोजेक्शन था कि 10.1% रह सकती है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी 8% के अराउंड 8.5% के आसपास यहाँ पे रह सकती है जी। और इससे इस बात की चिंता एक जरूर पैदा हुई कि क्या सरकार अपना जो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ है उस पे क्या सरकार अपना चल पाएगी, क्या जो फिस्कल डेफिसिट है उसको सरकार कायम रख पाएगी। और उसको लेके अभी इस साल के लिए 4.8% का रखा गया FY24-25 के लिए, अगले साल के लिए इसको सरकार ने और घटा के 4.4% का रखा, यानी 2026-27 के लिए टारगेट 4.4%। लेकिन सर कुछ चिंता की बात यह है सर, जो एक्सपेंडिचर का जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, सरकार को कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर जो है अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। जैसे फर्टिलाइजर जो है, खाद की जो सब्सिडी है उस पर कहा जा रहा है कि 28,000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। खाद की जो सब्सिडी है उस पर कहा जा रहा है कि 22,000 करोड़ जो है ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। घरेलू जो गैस, जिसको LPG के नाम से जाना जाता है सर, उसके नुकसान की जो भरपाई के लिए कहा जा रहा है कि 15,000 करोड़ रुपए। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए सर तो 65,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है वो बोझ पड़ता हुआ दिखेगा। नहीं, बिल्कुल एक्सपेंडिचर पे जो आप बात बता रहे हैं उसमें ओवरऑल अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर और आपका ऑयल जो कंपनसेशन है एक तरह का, उसको अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए का सरकार का बजट जो है वो गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। एडिशनल आपका बर्डन बढ़ रहा है। ये बर्डन ओवरऑल आपका 1,67,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठ रहा है। तो एक चिंता सरकार की यहाँ पे जो 22,000 करोड़ बता रहे हैं वो खाद्य सब्सिडी का बिल है, जो आप सरकार जो आपको फ्री में राशन दे रही है उसमें अतिरिक्त बर्डन ये 22,000 करोड़ का बैठेगा। इसके बाद एक मसला सरकार के सामने जो ज़्यादा बड़ी चिंता है वो है दरअसल ग्रॉस टैक्स कलेक्शन की,
ग्रॉस टैक्स जो रेवेन्यू है वहाँ पे सरकार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल जी हो सकता उसका है। भी बाइफर्केशन है सर, कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स और जीएसटी से वसूली जो है वो कम, उम्मीद से कम होने की बात कही जा रही है। जीएसटी दरों में जो कटौती किया गया, जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की जो बात हम लोग कह रहे थे, उससे कहा जा रहा है कि 48,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपने ठीक कहा कि फाइनेंशियल ईयर 24 में कुल जो टैक्स की जो कमाई है उसमें 1.2 से लेकर 1.5 लाख करोड़ की जो है कमी देखने को मिल सकती है। और राज्यों को हिस्सा देने के बाद भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को सर 69,000 करोड़ से लेकर 87,000 करोड़ जो है वो कम मिल सकता है। तो इन बातों को भी आप क्या आसान भाषा में समझाना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, ये जो स्टेट्स वाला जो मामला ये जो है आपका जो ओवरऑल जो टैक्स का कलेक्शन है, रेवेन्यू का कलेक्शन है, इसका एंटिसिपेशन या इसका जो अंदाज़ा है वो सरकार ने जब बजट पेश किया था तभी लगने लगा था, क्योंकि सरकार ने उसमें 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट दी थी इनकम टैक्स पे। एक बड़ा टैक्स छूट थी और बहुत बड़ा तबका जो नौकरी पेशा लोगों का है या जो टैक्स पेयर हैं वो इस फिर टैक्स छूट के दायरे में दरअसल आ गए थे जी। तो वहाँ सरकार को अंदाजा था कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का हमारा टैक्स का फोरगो जो है वो फॉरगो करना पड़ सकता है। दूसरा, जब जीएसटी सरकार लेकर आई तब भी इस बात के अनुमान या आशंका लगाई गई थी कि साहब 48,000 करोड़ रुपए के आसपास का आपको यहाँ नुकसान हो सकता है। वो चीज़ें अब बजट में जब हम बजट की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ इन दोनों चीज़ों को क्लब करके जब आप देखेंगे तो वो एक गैप यहाँ सरकार के खजाने पर विशाल दिखाई दे सकता है। सर क्या एक सवाल मैं ये पूछ सकता हूँ कि 8वें वेतन आयोग की जो बात की गई थी, घोषणा की गई थी, उसमें भी कहा जा रहा है कि 30 से 34% के आसपास की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि हम मान के चल रहे हैं कि 2026 से मिलता हुआ दिखेगा, या कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि 18 महीने तो अभी लग जाएंगे, 27-28 तक भी ये मामला जा सकता है। तो क्या वो वाला भी बोझ पड़ता हुआ दिखेगा सरकार? नहीं बिल्कुल, ये बात सरकार खुद अपने उसमें कर चुकी है। कई बार सरकार इस बात को कह चुकी है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो लागू भले कभी से हों, लेकिन सरकार को उसके लिए बजट का इंतजाम इसी बजट में करना होगा जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है। अगले साल के बजट में सरकार को उसके लिए पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। वहाँ भी सरकार की जेब हल्की होने वाली है। राहत सरकार को कहाँ पे है? जी, वो भी एक डेटा है सर। आरबीआई और पीएसयू से मिलने वाली जो डिविडेंड है वो उम्मीद से ज़्यादा बताया जा रहा है। मेरे पास डेटा है सर, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जो है 2.69 लाख करोड़ के आसपास का तो डिविडेंड आरबीआई नहीं दिया था। और अगर फाइनेंशियल ईयर 24 से अगर इसका अगर कंपैरिजन किया जाए सर तो 27% ज़्यादा था। इसके अलावा सर फाइनेंशियल ईयर और भी अच्छी खबर ये आ रही थी कि जो सरकारी बैंक पीएसयूज़ की जो कमाई है उसको लेकर कहा गया कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 24 में जो है 5 लाख करोड़ के आसपास की जो है कमाई, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है उनको मुनाफा हुआ था। अगर उसके आंकड़े को अगर हम लोग बाइफरकेट करें तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 70,901 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ था, एलआईसी को है 48,151, एनटीपीसी 7,857 करोड़, कोल इंडिया 9,604 करोड़। और अगर ये डेटा लंबा है सर, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 25 के Q2 के अगर कुछ तिमाही नतीजों को देखा जाए तो कई कंपनियों ने हाल में ही जो है अपने नतीजे जो पेश किए वो भी बहुत शानदार थे। आरवीएनएल की बात की जाए, रेलटेल की बात की जाए, जो सरकारी कंपनियों की थी, अच्छी खासा मुनाफा उनको भी देखने को मिला। जो अब ये सरकारी कंपनियों का जो मुनाफा है उसके मुनाफे पर फिर सरकार को यहाँ से डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलेगा। एक आरबीआई का आपको डिविडेंड सरकार को जो इस फिस्कल में दिया था, पिछले फिस्कल का जो पैसा था वो, और अब इस फिस्कल में आरबीआई को कितनी सरप्लस कमाई होती है और सरकार को कितना पैसा आरबीआई देता है अपना सरप्लस फंड में से, ये भी एक चीज़ आने वाले वक्त में देखनी होगी। क्या जी 2,70,000 करोड़ रुपए की कमाई मिलती है सरकार को या कितनी मिलेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। हो सकता है पिछले साल से इस साल की ये कमाई कम हो। एक जो सरकार को राहत मिली है वो सरकार को अपने खर्चों पे सरकार ने जिस तरह से लगाम लगाई है वहाँ से सरकार को दिखाई दे रही है। पिछले 5-7 साल में सरकार ने हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अपने खर्चों में बचत की है। जो अलग अलग विभागों मंत्रालयों में सरकार ने खर्चों की कैपिंग की है जी, उससे एक बड़ी बचत मिली है। माना यह जा रहा है कि इस साल ये जो है आंकड़ा और बढ़कर लगभग 1.5 लाख करोड़ हो सकता है जी। तो यहाँ से वो भरपाई हो सकती है कुछ जो मान लीजिए सब्सिडीज पे सरकार का ज़्यादा खर्चा जा रहा है। और इसीलिए बहुत सारे अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि इस फिस्कल ईयर में जो आने वाला जो फिस्कल ईयर है जिसके लिए सरकार बजट पेश करेगी उसमें सरकार अपने 4.4% के
टारगेट को अचीव भी कर सकती है। जी, अब सर केपेक्स पर भी बात कर लेते हैं। जो है केंद्र सरकार जो है 11.2 लाख करोड़ का जो केपेक्स का जो टारगेट रखा है, लेकिन वो डेटा आया है सर अक्टूबर तक मात्र जो है 55% ही खर्च हो चुका है। इस आंकड़ों को कैसे देखें? एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि लक्ष्य पूरा होगा, बल्कि थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है ये जो टारगेट। ये क्या मामला है सर? नहीं, सरकार अपने केपेक्स के पुश को लगातार बरकरार बनाए हुए अलग अलग तरह केपेक्स के यानी हमारे व्यूअर्स को समझना हो सर तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पुल पुलिया ये बनाने में, ऐसे ऐसे खर्च जो लंबे वक्त तक एक कैपिटल जो खर्चा है वो ऐसा है जो कि लंबे वक्त के लिए पूंजी को इकट्ठा करता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, अस्पताल हो गए, पुल पुलिया, इस तरह की चीज़ों पे खर्च करना जिनसे रोजगार भी पैदा होते हैं, जिनसे ग्रोथ आगे चलकर निकलती है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो वो सरकार माना ये जा रहा है कि जो बजट आएगा उसमें सरकार अपने केपेक्स के पुश को बरकरार रखेगी, क्योंकि सरकार को पिछले 7-8-10 साल में जो सरकार ने अपना केपेक्स पे खर्च बढ़ाया उसके अच्छे परिणाम सरकार को लगातार दिखाई दिए। और माना ये भी जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स भी फुल थ्रोटल से आता हुआ दिखाई देगा। यानी जो रोना हम लोग आते रहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर के लोग पैसा नहीं लगा रहे, वो समस्या भी अब दूर होती हुई नजर आएगी। एग्जैक्टली। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को तो मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि आयोग के लिए जो बनाई गई टीम है 18 महीने में केंद्र सरकार को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए जो है रिपोर्ट पेश करी। लेकिन प्रवीण सर, 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को लेकर फिर से बवाल मच गया है। कहा जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में साफ लिखा था कि वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी, लेकिन 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो है लागू होने की तारीख का कोई जिक्र नहीं है। हर एक पॉइंट पर सर जो है सर रार मची हुई है। अब नया मामला क्या है सर, आप समझाइए। कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन का जो डेट है 7th पे कमीशन में जो है मेंशन था, इसमें नहीं है। इंटरेस्ट रिलीफ जो है वो 7th पे कमीशन में प्रोविज़न था, अब इसमें कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। और फिर टाइम जो बात कही जा रही थी कि 18 महीने का समय लगेगा, उसमें 18 महीने कहा गया। इस बार भी कहा गया कि 18 महीने कहा गया कि इसको भी तो दुरुस्त करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। फिर फिस्कल फोकस पर जो है वो बात कही गई है कि इस 7th पे कमीशन में बैलेंस्ड अप्रोच रखा गया था और इस बार जो है ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव रखा गया है। और एम्प्लॉय का इनपुट यानी जो हमारे तरफ का जो कर्मचारी संगठनों का, कर्मचारियों की जो मांग उस समय कंसिडर किया गया था और अभी थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया गया है। क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं है? ओवर टू यू। नहीं, कर्मचारी संगठन जो तरह तरह की अपनी डिमांड पेश कर रहे हैं या बातों को रख रहे हैं, और वो वही चीज़ें हैं जो बार बार जब से 8वां वेतन आयोग की टीओआर को फाइनलाइज किया गया है, अप्रूव किया गया है, तब से यही चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग तरह से। अब उसमें फिर वही बातें आई हैं कि साहब 7वें वेतन आयोग में क्या था, 8वें वेतन आयोग में क्या नहीं है। एक बड़ा जो मसला है वो यहाँ पे यही है कि इस बात की कोई एश्योरिटी नहीं है कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा या नहीं। कर्मचारी संगठन इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि साहब 1 जनवरी से ही आपको लागू करना है, क्योंकि दिसंबर 2025 में यानी इसी महीने 7वें वेतन आयोग का टर्म खत्म हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आपका जो नया वेतन आयोग है फिर वो 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए जी। तो एक ये मसला बड़ा है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि देश की पूरी आर्थिक परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए, इस वेतन आयोग की संरचना जब की जाए तब उसमें कई कर्मचारी संगठन तो उस वर्ड को हटाने की भी बात कह रहे थे। आप कह रहे थे कि जो फिस्कल प्रूडेंस को देखने की बात कही जाएगी, तो वो हालांकि बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि वो पिछले में भी था, इसमें भी है, सरकार उसको डालती है। और लेकिन अब जो कह रहे हैं कर्मचारी संगठन और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कहना ये है कि साहब ये सरकार ने डाला है, इसका मतलब ये है कि सरकार जब सैलरी बढ़ाएगी तो बहुत अपनी जेब को देख के बढ़ाएगी, बहुत संकोच के साथ, बहुत हिसाब किताब के साथ आपकी सैलरी बढ़ने वाली। सरकार कोई बहुत अच्छा वेतनमान में इजाफा करने नहीं जा रही। तो ये कुछ वो कंसर्न है जिनको एम्प्लॉयज़ चाहते हैं, कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार अपनी तरफ से यहाँ पे एश्योरिटी दे जी। लेकिन सरकार अपनी तरफ से ये बात संसद में कह चुकी है, खुद वित्त राज्य मंत्री कह चुके हैं कि साहब लागू कब से होगा ये सरकार तय करेगी, सरकार आपको आगे चल के बताएगी। अभी तो फिलहाल आप चलते चलिए, 18 महीने का टाइम है, तब तक देखा जाएगा क्या करना है। तो सरकार बहुत सारी परिस्थितियों को हो सकता देखे आने वाले वक्त में कि कैसा माहौल है, कितना जो इकोनॉमी को लेके जो जिस तरह के चैलेंजेस हैं उसमें क्या सरकार सफल होती है, खजाने की हालत कैसी रहती है,
इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद सरकार इस पर कोई फैसला लेकिन करेगी। प्रवीण सर, न्यूज़ रूम में जब भी मैं आपसे चर्चा करता हूँ 8वें वेतन आयोग को लेकर, आप एक चीज़ बड़ा माइन्यूटली गौर किए और मुझे कहे भी कि विशाल, फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो पहले हा हल्ला मचा रहता था, जैसे अगर 7वें वेतन आयोग में देखा जाए 2.57 के आसपास मिला था फिटमेंट फैक्टर। इस बार कहा गया था, शुरू से मैं लगातार 1-2 साल से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, तो 2.86 कई लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई लोगों ने कहा कि 2.86 से नीचे अगर गया तो मतलब मानिए ही नहीं, कुछ हम मानेंगे नहीं, बड़ा आंदोलन होगा, दिस होगा, दैट होगा। लेकिन अब कई संगठनों की मैं बात को देखता हूं, सुनता हूं, गंभीरता से विचार भी कर रहा हूं, तो अब वो लोग जो है खिसकते खिसकते 2.86 से अब 2 के आसपास आ गए हैं, 2.11, 2.26, और तमाम लोग जो है 2.5 जो है फिटमेंट फैक्टर उससे नीचे आते हुए दिख रहे हैं। क्या इसकी बड़ी वजह ये नहीं है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये लिख दिया गया कि फिस्कल प्रूडेंस है, थोड़ा राजकोषीय घाटा पड़ रहा है, थोड़ा सा अपना जेब देखने से पहले देश का भी जेब देख लीजिए, प्लस जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अच्छा खासा टसल देखने को मिला था वो एक बड़ा फैक्टर है, इंडिया यूएस ट्रेड डील फंस गया वो बड़ा फैक्टर है, या जिस तरह से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के दौर से देश गुजरा पिछले 1 साल में, क्या ये कुछ अहम फैक्टर हैं या ऐसे ही आ गए नीचे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कर्मचारियों को जो संगठन है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनको संभवतः इस बात का इल्म हो रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग हो या सरकार चाहे एनपीएस और यूपीएस वाला मसला हो, इन मसलों पे सरकार अपनी पुख्ता पोजीशन पर अड़ी हुई है, वहाँ से वो पीछे हटने के उसके आसार कम हैं। तो एक तो प्रैक्टिकल मुझे लगता है कि चीज़ें शायद समझ में आ रही हैं कर्मचारी संगठनों को भी, और इसीलिए अब थोड़ी सी नरमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जहाँ 3 के फिटमेंट फैक्टर की तकरीबन की बात कही जा रही थी, अब वो आंकड़ा पीछे थोड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी नरमी वहाँ जो कर्मचारी संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों में दिखाई दे रही है। सरकार ने संसद में पुरानी पेंशन को लेके भी साफ कर दिया है जी कि भैया इसको हम लाने वाले यूपीएस वाला भी मामला आपसे समझ लेते हैं सर। यूपीएस को भी लेकर कई बार कहा जा रहा था कि लगता है कि इस बार भी जो डेडलाइन है, जो पिछले अगर आप देखें, पिछले महीनों में देखें तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार जो है डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया था। लोगों को कहा गया कि अभी तक अगर आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो आ जाइए यूपीएस में। लेटेस्ट अपडेट आ गया था कि 1,22,000 के आसपास लोगों ने शिफ्ट भी कर दिया आउट ऑफ 30 लाख। अब सरकार ने वहाँ भी गेट बंद कर दिया, कह दिया कि भाई अगर जो यूपीएस में आ गए, अब आप फिर से वापस जा नहीं सकते। तो अब लोगों के पास तो एक ही ऑप्शन बचा सर, एनपीएस। हाँ बिल्कुल, एनपीएस अब ऑप्शन बचा है, लेकिन सरकार ने हाल में ही एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई रिलैक्सेशन दे दिए हैं जी, जिसमें आप 45 साल तक रह सकते हैं जी। एन्युटी को पैसा अपना विड्रॉल, आप अगर 5 लाख से 8 लाख रुपए तक का है आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। 8 से 12 तक का 1 लाख स्लैब बनाते हैं, वो सब हम चर्चा अपने कर चुके हैं। लेकिन कर्मचारी संगठन अभी भी ये कह रहे हैं कि साहब आपने भले इसको खूब उदार बना दिया, रिलैक्सेशन इसमें कई तरह के दे दिए एनपीएस में, लेकिन हमारा इरादा एनपीएस में रहने का नहीं है। सरकार को ओपीएस लाना होगा और कर्मचारी संगठन ओपीएस से नीचे मानने वाले नहीं हैं। तो ये अभी भी कर्मचारी पुरानी पेंशन के मसले पर अभी भी इस रुख पर अड़े हुए हैं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन आइडिया काफ़ी समय से भारी आर्थिक कर्ज और जो है संकट के बोझ के तले जो है दबी हुई है, लेकिन अब कंपनी के लिए बाजार से एक बेहद राहत भरी खबर आई है। देश के बड़े निवेशकों ने कंपनी की साख पर भरोसा जताते हुए अपना खजाना खोल दिया। खबर ये आ रही है कि टाटा कैपिटल ने वोडाफोन आइडिया की ताज़ा बॉन्ड सेल में करीब 500 करोड़ रुपए का जो है भारी भरकम निवेश किया है। टाटा कैपिटल के अलावा कई और बड़े निवेशकों ने भी पैसा लगा है। प्रवीण सर, कुल मिलाकर कंपनी ने बाजार से तो 3,300 करोड़ रुपए जुटा लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? नहीं, ये क्राइसिस वोडाफोन आइडिया की, अब लगता है धीरे धीरे जो बादल थे, संकट के बादल जो थे संकट के, वो धीरे धीरे छट गए हैं, छटते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसी कड़ी में एक ये बड़ा स्टेप विशाल मैं इसको कहूँगा, जिसमें 3300 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने में अलग अलग जो इन्वेस्टर हैं उनसे सफल हुई है। और इससे आगे आने वाला, और ऐसा तब हुआ जब बैंक अभी भी कंपनी को पैसा देने के लिए, जो बड़ी पूंजी बैंक कंपनी मांग रही है अपने ऑपरेशंस के लिए 25 से 26,000 करोड़, 25,000 करोड़ के आसपास मांग रही है, उसको देने में अभी भी बैंक हिचक रहे हैं, क्योंकि बैंकों को इंतजार है कि सरकार इस मामले में जी क्या फैसला करने वाली है। मेरे पास वो लिस्ट है सर, टाटा कैपिटल के अलावा और कौन कौन से जो बड़े निवेशक हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। जीएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस लगभग 400 करोड़,
आदित्य बिरला कैपिटल लगभग 400 करोड़, हीरो फिनकॉर्प लगभग 400 करोड़, नोमुरा कैपिटल विदेशी और एनबीएफसी रूट से जो है निवेश कर रहेगी। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है सर 3300 करोड़ के आसपास का जो है आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा सर निवेश जो हैं जो पैसा लगा रहे हैं उनको मोटा ब्याज भी मिलेगा। कहा जा रहा है ये पैसा जो है वीआई की जो है 100% स्वामित्व वाली जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जुटाया जाएगा। बॉन्ड्स जो हैं वो 2 हिस्सों में जारी हुए हैं। सीरीज ए है, रकम जो है 3000 करोड़, ब्याज जो है 12% सालाना मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा है सर। और सीरीज बी में अगर देखा जाए तो रकम 300 करोड़ के आसपास है, वहाँ ब्याज 7% सालाना के आधार पर है। बॉन्ड की अवधि की बात की जाए तो लगभग 21 महीने की है। आप इन पूरी बातों को आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए सर। ज़्यादा जितना रिस्क होगा ये तो सीधा ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिवॉर्ड वाला मसला है। तो 12% अगर ब्याज मिल रहा है तो उसमें कोई अचरज नहीं करना चाहिए। जाहिर तौर पे कंपनी बड़े इन्वेस्टर्स को जुटा के बड़ा पैसा है, 3500 करोड़ की रकम भी छोटी रकम नहीं है कंपनी के लिहाज से, जिसको नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए कंपनी इस्तेमाल करने वाली है। तो वो 12% या 7% का ब्याज देना लाजमी था। लेकिन ओवरऑल अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वोडाफोन आइडिया अब जो एक वक्त ये नौबत थी कि जहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, कंपनी साफ तौर पे कह चुकी थी कि हमारे लिए बिजनेस चलाना आगे मुश्किल हो जाएगा अगर सरकार की तरफ से राहत नहीं मिली। और ऐसे वक्त पे फंडिंग का मिलना या शुरुआत होना वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप माना जाएगा। जी सर, और आपने ठीक भी कहा कि पैसों का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो फाइबर एसेट्स के जो ट्रांसफर से जुड़े हैं जो हैं वो पेमेंट्स किए जाएंगे नेटवर्क सुधारने में और विस्तार करने में, यानी जो कीपेक्स में है उसमें पैसा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा सर 1-2 दिन पहले ही सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को भी हम आपके चश्मे से देखना चाहते हैं। उस रिपोर्ट में भी बहुत अच्छी बातें कही गई थी। कहा गया था जो एजीआर ड्यूज़ है वो कहीं ना कहीं घटकर 50% के आसपास आ जाएगा। वो क्या खबर थी सर, उसको भी आप समझा दीजिए। बिल्कुल, वो सीएलएसए जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है उसकी एक बड़ी रिपोर्ट आई थी कि सरकार एक बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया को दे सकती है, जहाँ पे कि वोडाफोन आइडिया का जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, पेनल्टी वाला पोर्शन है, और पेनल्टी पे जो इंटरेस्ट लगा हुआ है इस पोर्शन पे सरकार एक बड़ी छूट वोडाफोन आइडिया को दे सकती है। जो मॉरेटोरियम मिला हुआ है उसमें 4 से 5 साल का अतिरिक्त वक्त दिया जा सकता है। कंपनी की जो ओवरऑल चुकाई जाने वाली रकम है, अगर आप इस सब को जोड़ देंगे तो तकरीबन घटकर 40 से 50,000 करोड़ रुपए के आसपास रह जाएगी। अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग 83-84 हज़ार करोड़ रुपए का एजीआर बकाया वोडाफोन आइडिया पे है। जी, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, जिसमें कि अब सरकार का एक्चुअल प्लान कब आता है। माना ये जा रहा था कि दिसंबर एंड तक सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए अपना एक प्लान पेश कर देगी, लेकिन अभी तक नहीं आया। उसमें देखना ये होगा कि कब सरकार इस चीज़ का ऐलान करती है, कितनी बड़ी राहत मिलेगी, कितनी छूट वोडाफोन आइडिया को दी जाएगी एजीआर पे। वोडाफोन आइडिया ने पूरे रिकैलकुलेशन की मांग की है, क्या सरकार पूरा रिकैलकुलेट करती है, या सरकार मोटे तौर पे जो सीएलएसए की रिपोर्ट कह रही है कि आपको इंटरेस्ट और उसके जो कंपोनेंट हैं वहाँ सरकार राहत दे सकती है। तो ये कुछ देखने वाली बातें होंगी विशाल जी। लेकिन सर आज शेयरों पर अगर नज़र डालें तो 12.11 के आसपास भाव था, लेकिन उसके बाद वहाँ से जो है तगड़ी बिकवाली भी देखने को मिली। ऑन स्क्रीन मैं देख रहा था तो शेयर में पिटाई भी देखने को मिली। तो उस समय खबर आई सर कि कुछ जीएसटी नोटिस जो है वो आता हुआ दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया को जो है जीएसटी का 4.16 करोड़ पेनाल्टी का जो नोटिस था वो वेस्ट बंगाल के कमिश्नर साहब हैं, उनके तरफ से उनको नोटिस मिलता हुआ दिख रहा था। इस वजह से हल्की पिटाई भी देखने को मिली। तो इस खबर को कुछ आप बताना चाहेंगे सर? नहीं, वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि इसको वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जी, तो अभी इसको अंतिम निर्णय न माना जाए, कोर्ट में चैलेंज करेंगे और संभवतः इसी वजह से आज शेयरों में गिरावट दिखाई दी। चलिए प्रवीण सर, आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।